हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली ईवीएस एनसीईआरटी की क्लास आपकी आ चुकी है। 3 to 5 का जितने भी राज्य से क्वेश्चंस बने हैं, मैंने क्या किया कि पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। बहुत ही लंबी चौड़ी पीडीएफ मैंने बनाई है, तो ताकि आपका पूरा ईवीएस कवर हो जाए। तो इस एक वीडियो के बाद से मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से कोई और भी क्लास देखने की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते होंगे ये पूरी पीडीएफ आप सभी के लिए मैंने बनाया है और इसमें बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इस एक क्लास से ना आप देखना कि आप ईवीएस में 30 में से 30 तो लेकर आएंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज करा रही हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी जो है मेहनत से बनाई गई है। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि इस एक वीडियो में मैं आपका पूरा ईवीएस जो है खत्म कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम दोनों मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम जल्दी से बस क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ईवीएस में जो है जो राज्य होते हैं उसके जो कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, उसे क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। अब उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछा था, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी। और आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये आपको नोट्स बहुत आपके काम आएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो फूलों की घाटी तो अब सभी ने देखा ही होगा, उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, बहुत सुंदर है। इससे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है वो देखिए। इसमें पूछा था कि उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है आपको पता ही होगा, फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। और ये जो फूल होते हैं वो साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। एक एक जो भी मैं पॉइंट लिखी हूं ना, वो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बना है, तो आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। ठीक है, तो उत्तराखंड में कहाँ पर है, फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो वो है यहां पर देखिए उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अब बिहार से क्वेश्चन देखिए आता ही है। बिहार से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मधुबनी पेंटिंग, आपको पता है कि बिहार की फेमस मधुबनी पेंटिंग है, कैसे बनाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो मधुबनी लोक जो है, मधुबनी लोक चित्रकला का बहुत पुराना रूप है। बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। त्योहार और खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिसे हुए चावल के घोल में बनाया जाता है। ठीक है, और मधुबनी पेंटिंग अगर मैं आपको दिखाना चाहूं थोड़ा सा जूम करके, तो देखिए ऐसी ये पेंटिंग है आपकी मधुबनी पेंटिंग, जो कि चावल के पिसे हुए घोल के से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं मधुबनी जो लोक चित्रकला है, इसमें क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें प्रयोग किए जाने वाले रंग भी खास तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये नाम याद रखना है, नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल करते हैं। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है मधुबनी पेंटिंग से। ठीक है, बाकी पीडीएफ मिलेगा तो आप रिवीजन भी साथ में करते रहना। अब उत्तर प्रदेश से जो है क्वेश्चन आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उससे भी क्वेश्चन आता है। और ये जो है आप देख सकते हैं, ये है कचनार के फूल। इस बार क्वेश्चन क्या पूछा कि कचनार के फूलों की सब्जी कहां पर बनाई जाती है। आप में से बहुत से लोग जो है देखे भी नहीं होंगे, तो मैंने सोचा फोटो लगा देती हूँ। देखिए इसकी सब्जी बनाई जाती है, इसे बोलते हैं कचनार, जो कि उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको इसलिए इमेज मैंने रखा है, तो प्लीज लाइक जरूर करिए। तो देखिए कहां पर, तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज है कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए फेमस है। तो इत्र के लिए कौन फेमस है, कन्नौज जिला। यहां पर इत्र बनाने के लिए पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि कम समय में आपको ज्यादा करवाने की, कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। और उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है, तो वो है कथक है। बाकी आपको अलग अलग राज्यों की भाषा हो गई, डांस हो गई, वो एक दूसरी वीडियो में करेंगे। फिर भी याद रखना है कथक है उत्तर प्रदेश का नृत्य। ओके, चलिए अब केरल। केरल में आपने देखा होगा कि टैपियोका से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए, ये टैपियोका खाया जाता है, इसको उबाल कर खाते हैं और ऐसा कुछ दिखता है, शकरकंद के ही जैसा इसका शेप रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं टैपियोका। इमेज इसलिए मैंने लिया है क्योंकि इमेज हमारे दिमाग में एकदम से छप जाता है। ठीक है, तो देखिए आखिर में इस टैपियोका से केरल में क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था कि
अब फूलों की सब्जी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में कचनार, तो केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में लोग पानी को पार करने के लिए, दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी, नाव का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम फेरी भी बोलते हैं। केरल की भाषा क्या है? तो मलयालम भाषा है, याद रखना। केरल में ये जो भी आपको मैंने टैपियोका दिखाया है ना, इसी की बात हो रही है। केरल में टैपियोका जो है वो जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, टैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। चलिए, सभी लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखो, ये पूछा था कि वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, ये कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, इस बार भी पूछा है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा और नानी को अम्मू माँ कहते हैं, चाचा को चिटपन और चाची को कुंजमा कहते हैं, और पिता को अप्पा कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। केरल को आपको पता ही है मसालों का बगीचा भी कहते हैं। यहाँ पर काली मिर्च, इलायची, तेज पत्ता आदि भी उगाए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स केरल से हैं। सारे राज्यों के नाम अलग अलग और उसकी खास बातें भी उसमें मैंने लिख दी हैं। ठीक है, चलिए अब आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन बहुत पूछता है। पोचमपल्ली आप जानते ही हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? सबसे पहले पूछा था कि मुख्तारपुर गांव कहां पर है, तो ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है, याद रखना है। और पोचमपल्ली जिला कहां पर है? तो ये तेलंगाना में है। इस जिले के ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली और कलमकारी के नाम से पहचाना जाता है, जो चमकदार साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमकदार साड़ी के लिए। और इसको क्या कहते हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी के नाम से पहचाना जाता है। बनाते कैसे हैं? तो देख लीजिए, सबसे पहले ये कूट वाले में पूछा जाता है। सबसे पहले जो धागे होती हैं पतली पतली सी, उनकी जो है लड़ियों को उबाल कर पानी में डालकर हम उसकी गंदगी और दाग को साफ कर देते हैं। फिर धागों को सुंदर रूप में रंगा जाता है। उसके बाद से उन्हें सुखाकर उनकी जो है गठियां बना ली जाती हैं। ठीक है, धागे की जो गठियां होती हैं वो करघे पर लपेटी जाती हैं। ऐसे जो करघे होते हैं उस पे लपेटी जाती हैं। फिर इसमें क्या करते हैं? हम कपड़े बुन देते हैं। ठीक है, रेशमी कपड़े और साड़ियां रेशम के धागे से बुनी जाती हैं। सूती धागे से क्या बनती हैं? तो साड़ियां, कपड़ों के थान और चादरें। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। अब मुक्तापुर गांव भी आंध्र प्रदेश में है और अत्रेपुरम भी गांव आंध्र प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों का सबसे प्रिय भोजन पूछा था इस बार, फिर भी लोग गलत किए थे। क्या है? तो डोसा है, इडली है, वड़ा है, सांबर है और नारियल की चटनी है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या है? तो डोसा, इडली, वड़ा, सांबर, नारियल की चटनी कहाँ का है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब मुंबई से देखिए, मुंबई का इस बार पूछा था ना कि मुंबई में जो है किसके फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं, तो वो है सहजन के फूलों के पकौड़े। और ये सहजन में अगर आपको इमेज थोड़ा सा ये देखिए, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, तो इसके ना सहजन, ये है सहजन, और सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ पर बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। इस बार क्वेश्चन पूछा था ये, फिर भी लोग गलत करके आए क्योंकि शायद उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, और ये आपके ईवीएस में ही दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं, तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आप ये इमेज भी देख सकते हैं। बाकी वर्ली पेंटिंग भी कहाँ की है, तो वो भी महाराष्ट्र की है। पूछा हुआ है कि वर्ली पेंटिंग कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की पारंपरिक कला है। इसमें क्या होता है? तो इस चित्रकला में फसल पैदावार, शिकार हो गया, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य, पेड़ और जानवरों आदि से जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। इस कला में मिट्टी और गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। और ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें मैंने इसमें लिखी हैं कि किससे बनाई जाती हैं और क्या क्या चीजें बनती हैं, आपको याद रखना है। इमेज को थोड़ा सा मैं आपको बिग करके दिखा रही हूं, देखिए इसमें आप देख सकते हैं, ये है वर्ली पेंटिंग। ठीक है, बाकी पीडीएफ भी ऐसे ही मिलेगा आपको। अब लद्दाख का देख लेते हैं। देखिए, लद्दाख से ना हमेशा क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है कि लद्दाख में क्या बारिश कम होती है? तो जी हाँ, बहुत कम बारिश होती है। और यहाँ दूर दूर तक जो है बर्फ से ढके पहाड़, और इसको हम सूखा ठंडा मैदान कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट। बारिश बहुत कम होती है। लेह भाषा में जूले का अर्थ पूछा था, तो जूले का अर्थ लेह भाषा में क्या होता है? स्वागत होता है, याद रखिएगा। लेह और लद्दाख में छत
जो है वो घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सभी घरों की छतें जो है वो एकदम से समतल होती हैं, बराबर होती हैं। छतों को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के मोटे तने इस्तेमाल किए गए हैं। गर्मियों में लेह और लद्दाख के लोग बहुत से फल और सब्जियां सुखा लेते हैं और इन्हें ठंडी के दिनों में तब इस्तेमाल करते हैं जब फल सब्जी नहीं मिल पाती। देखिए, अगर आपको सारी चीजें याद रखनी है ना, तो वीडियो को आप क्या कीजिए, एक बार पूरा देख लो, फिर स्पीड में करके हर 2 से 3 दिन पे देख लेना। सच बता रही हूँ, दिमाग में छप जाएगा एग्जाम तक। इसमें से एक एक लाइन से क्वेश्चन उठ कर आएगा और आप फिर कहेंगे कि यस, आपको इस क्लास से बहुत हेल्प हुई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि बहुत कम बारिश होती है, जूले का अर्थ स्वागत होता है, छत जो है समतल होती हैं। और गर्मियों में लेह और लद्दाख के लोग क्या करते हैं, पहले से ही फल और सब्जियां सुखा लेते हैं ताकि ठंड के दिनों में इस्तेमाल करेंगे जब फल सब्जी नहीं होगी। ठीक है, अब चांगथांग जनजाति पूछता है कहाँ की है, तो याद रखना लद्दाख की है। लद्दाख में चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना है। कितना? 5000 मीटर, याद रखना है। यह इतना ऊंचा है कि सामान्य रूप से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हमें इसमें, क्योंकि ऊंचा है तो सांस लेना मुश्किल होगा, तो उससे आपको सिर दर्द होगी, कमजोरी होगी। फिर यहाँ दूर दूर तक आपको कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। इतने ऊंचे में कौन रहेगा, बस आपको आसमान ही तो दिखाई देगा, नीला और आसमान। पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब भी दिखाई देंगे। और यहाँ पर टेम्परेचर देखिए, सर्दियों में कितना होता है, 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम हो जाता है। याद रखना ये सारे पॉइंट्स। और हवा जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने नोट किया है। ठीक है, चांगथांग कहाँ की है, लद्दाख की है। चांगपा भी एक जाति है। आपको पता है कि चांगपा एक जाति है जो लद्दाख के पहाड़ों पर रहती है। इस जनजाति में केवल 5000 लोग हैं। चांगपा के लोग हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के, अच्छा पासमीना के लिए क्वेश्चन आता है कि बकरी से बनता है कि भेड़ से, तो हमेशा बकरी ही करना, क्योंकि अभी आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चांगपा एक जाति है जो लद्दाख के पहाड़ों पर रहती है। इस जनजाति में केवल 5000 लोग हैं। चांगपा के लोग हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के झुंड के साथ घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान मिलता है। कौन कौन सा, तो दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितनी ज्यादा भेड़ बकरियां होती थी, परिवार का स्तर उतना ही ऊंचा समझा जाता था। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है। अब ये चांगपा क्या करते हैं ना, ये एक खास तरह की बकरी पालते हैं। देखिए लिखा है खास तरह की बकरी पालते हैं। इन्हीं जानवरों से उन्हें दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पश्मीना ऊन किससे मिलती है, तो बकरियों से मिलती है। ठीक है, याद रखना है। चांगपा के लोग जो हैं भेड़ों को क्या करते हैं, ठंडी और ऊंची जगह पर चराते हैं। आखिर में ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनसे तो बकरियों से तो पश्मीना ऊन मिलता है। ये इसलिए ऊंची जगह पे चराते हैं क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। और इससे क्या होगा ना कि ताकि बकरियों के जो बाल हैं वो ज्यादा हो और नरम रहें। चांगपा इतनी मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहते हैं क्योंकि यही वह जगह है जहां बकरियां रह सकती हैं। तो देखिए इतना आपने पढ़ लिया होगा। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि चांगपा के लोग अपना सारा सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब इन्हें आगे बढ़ना होता है तो यह सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा जो है पूरा समेट लेते हैं और निकल पड़ते हैं। जहां भी ठहरना हो वहां कुछ ही देर में अपना टेंट गाड़ लेते हैं और सामान निकालते हैं और इनका घर तैयार हो जाता है। ये ऐसे ही नहीं लिखा है, ये सारे कूट में पूछे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो लिखा है कि इनका जो टेंट होता है ना वो बड़े तिकोने आकार का होता है। ठीक है, और यह अपने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। कहाँ के लोग रेबो कहते हैं, तो लद्दाख में चांगपा। ठीक है, नाम याद रखना है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, पूछा हुआ है कि कौन रेबो कहता है, कहाँ के लोग, तो चांगपा जनजाति। चांगपा जाति ये कहाँ पे है, लद्दाख। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा जो है पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। यह मजबूत और गर्म होती है जो बर्फीली तेज हवाओं से बचाती है। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा जो है खोदा जाता है। फिर गड्ढे के आसपास की उस जमीन पर टेंट लगाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रेबो। ठीक है, फ्लैट के कमरे के जितना बड़ा होता है। यह लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे, यहां पर ऐसे आपने देखा होगा, बीच में खड़ा होता है। रेबो के बीचों बीच जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है छेद होता है ताकि जो खाना वाना बनाते हैं उसका धुआं बाहर जाए। इस टेंट का डिजाइन जो है ना 1000 साल से भी पुराना है। और इस टेंट में रहने वाले चांगपा कौन रहते हैं, रेबो। इस टेंट में रेबो में चांगपा रहते हैं, ठंड से बचे रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन पूरा। ठीक है, चलिए अब पश्मीना शॉल आपको पता है ये बकरियों से बनती है, खास तरह की होती हैं। और कैसे बनती हैं, कितना समय लगता है, कितने स्वेटरों की इसके अंदर गर्मी होती है, ये सब पूछा हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं पश्मीना शॉल जो है ना बहुत ही पतला और हल्का सा होता है बट बहुत गर्म करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब इसके बारे में कुछ खास बातें जो कि हर बार पूछता है सीटेट, तो चलिए देखते हैं। पूछा था कि पश्मीना शॉल जो है कैसे बनता है और कितना समय लगता है। तो पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। कितना? 6। नंबर याद रखना। बहुत पतली होती है फिर भी बहुत गर्म करती हैं, क्योंकि ये वो बकरियां हैं जिनसे पश्मीना मिलता है। लगभग, और ये बकरियां कहाँ पर रहती हैं? तो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, माइनस में चला जाता है, -40। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बाल मिलकर जो हम लोगों के सिर के एक बाल होते हैं ना, इतने पतले होते हैं, इतनी मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को हम मशीनों से तो बुन नहीं सकते हैं। तो इनकी बुनाई कैसे होती है? हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं, इसलिए महंगी भी मिलती है क्योंकि काफी मेहनत लगता है। ठीक है, कितना समय लगता है? तो यहां पर देखो लिखा है, ये एक लंबा और कठिन काम है और अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होगा। अब 250 घंटे आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कितना? तो 6 स्वेटर के बराबर। ठीक है, और 250 घंटे, और बकरियां जहां पर रहती है तो -40 टेम्परेचर चला जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब ये देख लेते हैं, लेखा क्या है? तो लेखा एक ऐसी जगह है, पूछा था लेखा क्या है, तो एक ऐसी जगह है जहां भेड़ और बकरियों को रखा जाता है। लेखा की दीवारें जो है पत्थर से बनी होती हैं और हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। ये सारी वहां की विशेषताएं हैं जो कि इस एग्जाम में आता है। चलिए अब श्रीनगर से एक एक हम स्टेट वाइज कवर कर रहे हैं। देखिए आपने हाउस बोट यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा, काफी सुंदर होता है। जो टूरिस्ट लोग जाते हैं ना वो इसमें स्टे करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जल्दी से आप सभी की जॉब लग जाए और आप भी यहाँ पर घूमने जाएं। ठीक है, तो ये हाउस बोट में क्या क्या चीजें पूछता है वो देख लेते हैं। पूछा हुआ था कि हाउस बोट कहाँ पे लोग जो है रखते हैं, तो श्रीनगर में। टूरिस्ट लोग हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं और ये हाउस बोट कितना? तो 80 फुट तक लंबा होता है और बीच से इनकी जो चौड़ाई होती है ना, बीच से वो 8-9 फुट तक होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इसी के बारे में पूछ रहा है श्रीनगर। ठीक है, हाउस बोट के बारे में, अंदर की डिजाइन्स के बारे में पूछते हैं कि डिजाइन्स कैसी होती हैं। तो हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की जो छत होती है ना, वो लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि खत्म बंद कहाँ पे ये डिजाइन पाई जाती है? तो श्रीनगर के हाउस बोट में। और कैसा दिखता है? तो ये जिग्सा पजल जैसा दिखता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। श्रीनगर के बहुत से परिवार डोंगा में रहते हैं। डोंगा वाला क्वेश्चन पूछा है। डल झील और झेलम नदी में इस तरह के डोंगे देखे जा सकते हैं। मकान की तरह डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहां पे कैसे रहते हैं वो देख लेते हैं। कश्मीर के गांव में पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं और पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत जो है वो ढलवा होती है। ओके, कश्मीर के कुछ पुराने घरों में एक खास प्रकार की खिड़की होती है जो बाहर की ओर, खिड़की तो होगी, देखिए ऐसे रहती है खिड़की, और ये क्या होता है ना, बाहर की तरह उभरी होती है, एक ऐसे बाहर की तरह उभरी हुई होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? डब कहते हैं। इन पर लकड़ी का जो है ना सुंदर डिजाइन होता है। यहाँ पर ऐसे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नजारा बहुत बढ़िया दिखता है। तो डब क्या है? बाहर की ओर जो उभरी होती है उसे हम डब कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ का है? कश्मीर का है। यहां पर पुराने घर पत्थर, ईंटों और लकड़ी से बने हुए हैं। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिजाइनदार चाप और मेहराब होते हैं। तो ये कहां पर है? कश्मीर का। जो डिजाइनदार क्या होती हैं? खिड़कियों पर चाप, जिसे हम मेहराब कहते हैं। ठीक है, कश्मीर में कुछ घर पत्थर और मिट्टी से बनते हैं, पर सर्दियों में इन घरों में कोई नहीं रहता क्योंकि ठंड लगेगी। तो और गर्मियों में बकरवाल लोग क्या करते हैं? यहाँ रहने आते हैं जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ये एक तरह से कहानी है। ये क्या है? कहानी ही तो है जिसे मैं आपको बता रही हूँ। आपको भी बस 1 से 2 बार इसको हर दिन पढ़ना है, तभी जाकर आप याद रख पाएंगे। अब झारखंड से पूछा था कि कुडुख भाषा कहाँ पर बोली जाती है, कुडुख भाषा में जंगल को तोरांग कहां पर कहते हैं, ये पूछा हुआ है। तो झारखंड में, झारखंड को कुडुख भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। झारखंड में होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर झारखंड में कुडुख भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग। तोरांग का मतलब जंगल होता है। अब इसमें कुछ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार,
इसलिए मैंने इसको रखा है कि जंगल अधिकार कानून के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये पूछा हुआ है। तो इसके अनुसार जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं, उनका उस जंगल की भूमि और उस पर उगाई जाने वाली फसल पर अधिकार है, उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा द्वारा किया जाए, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अब मिजोरम से क्वेश्चन हर बार पूछता है कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं और यहाँ मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। और अभी और भी चीजें बताऊंगी मिजोरम के बारे में, नीचे ही है, देखिए। इसमें क्या पूछा है कि झूम खेती के बारे में। मिजोरम और उत्तर पूर्वी की झूम खेती बहुत ही रुचिकर प्रकार की। कहां की? मिजोरम और उत्तर पूर्वी। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल, और ये पता ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इससे हमेशा 1 2 3 4 करके क्वेश्चन पूछता है। AB सही होगा, BC सही होगा, पूरी कहानी ही लिख देता है, तो पूरी कहानी याद रखना। तो यहां पर क्या करते हैं ना, कुछ फसल काटने के बाद कुछ साल तक उसको छोड़ देंगे, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह पे जो बांस या जंगल उगाते हैं उसको उखाड़ते भी नहीं है, उखाड़ते नहीं है। ये क्वेश्चन पूछता है कि उखाड़ देते हैं? नहीं, इनको हम बस काट कर जला देते हैं, और जो राख बचता है वो जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए ये भी देखते हैं कि आसपास के पेड़ और जंगल को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, फिर जब जमीन जो है वो खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसको हल्के से खोदा जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्के से। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा था कि गहराई से कि हल्के से, हल्के से। और हम इसको जोतते नहीं हैं, याद रखना, हम बस बीज छिड़क देते हैं और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, कौन कौन से, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। तो ये आपको मिजोरम के बारे में याद रखना है। ठीक है, जो झूम खेती है, झूम खेती का पूछता है कि यहाँ पर खेती कैसे होती है, क्या उखाड़ देते हैं, जला देते हैं, खोद देते हैं, ऐसे पूछा हुआ है। और भी चीजें हैं। फसल के समय अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं, इन्हें काट कर गिरा दिया जाता है। ठीक है, काट कर केवल गिराते हैं ताकि वह जमीन की मिट्टी में मिल जाए, इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो उनकी मदद करते हैं और उनको खाना देते हैं। ठीक है, मिजोरम और उत्तर पूर्वी झूम खेती के बारे में बात हो रही है। यहाँ की मुख्य फसल क्या है? चावल है। इसे काटने के बाद इसको घेर पर ले जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे सड़क तो है नहीं, केवल ऊंचे नीचे जो है पहाड़ हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपनी जो फसल है उसको अपने पीठ पर लादते हैं और लेकर चलते हैं, बट काफी समय लग जाता है, कई हफ्ते लग जाते हैं। काम खत्म हो जाने पर पूरा गांव खुशियां मनाता है। लोग एक साथ मिलकर खाना पकाते, खाते, गाते और नाचते हैं। और अपना खास तरीके का जो नृत्य है, चिराऊ डांस मिजोरम का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ का है? मिजोरम का चिराऊ डांस यहाँ पर करते हैं। कैसे करते हैं ये भी पूछा था कि जमीन पर क्या करेंगे ना, बांस की जो डंडी होती है इसको जमीन पर पीटेंगे, फिर डंडियों के यहाँ पे बीच में जो लोग एक कतार में खड़े होकर डंडियों के यहाँ पर अंदर और बाहर कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था, पूरन पोली क्या है? तो पूरन पोली मीठी रोटियां होती हैं जो गुड़ और आटे से बनाई जाती हैं। ठीक है, और ये ऐसे ही मतलब एक जनरल क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने नोट कर लिया है। ऐसे दलाल, और महाराष्ट्र में आपने देखा होगा पूरन पोली लोग बहुत खाते हैं। ऐसे दलाल जो पैसे उधार देते हैं उन्हें मुकदाम कहते हैं। ये मुकदाम वाला क्वेश्चन पूछा था। मुकदाम किसे कहते हैं? तो जो पैसे उधार देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा गुजरात का स्टेट आता है। जो भी गुजरात के लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दांडी यात्रा के बारे में पूछा था कि घटना कब की है? 1930 की है। और क्यों हुई थी ये घटना? तो देखिए, भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी गई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया गया। इस कानून से तो लोग अपने जो घर के जो इस्तेमाल के लिए, मतलब हम घर में खाने बनाने के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। अब नमक के बिना कोई रह भी नहीं सकता है। तो गांधी जी ने कहा कि जो चीज हमको नेचर ने दिया है, कुदरत ने दिया है, आप उस पर बंदिश नहीं लगा सकते हो। इसी के लिए उन्होंने क्या किया, सभी लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी, ये नाम याद रखना, कहां से? अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तो ये 1930 का नंबर आपको याद रखना है। नमक बनाते कैसे हैं ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो नमक बनाना बहुत आसान है। आपने देखा होगा गुजरात वगैरह में आप कभी घूमने गए हो, वहां पर तो इसके बढ़िया खेतों में क्यारियां बना दी जाती हैं। ठीक है, जब मैं वहां पे रहती थी तो मैंने खुद पर्सनली देखा कि वहां पे बहुत अच्छे तरीके से नमक को जो है वो पहले तो पूरा क्यारी बना देंगे ऐसे, फिर गड्ढों में क्या होगा ना कि जब समुद्र का पानी आएगा तो भर जाता है, फिर जैसे ही तेज धूप होती है तो पानी सूख जाएगा और नमक के ढेर वहां पे रह जाते हैं। कभी आप जाइएगा तो देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। कच्छ के साइड में तो समुद्र
के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं, ऐसे नमक बनता है। अमृत सागर, डेड सी, इसके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। डेड सी बहुत देखा होगा आपने, सुना भी होगा बहुत, कि सभी महासागरों समुद्र का पानी नमकीन होता है, मतलब सॉल्टी होता है। लेकिन मृत सागर, जिसे हम डेड सी बोलते हैं, दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। बहुत ज्यादा नमक होता है इसमें, इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्वेश्चन पूछा था कि डेड सी में 1 लीटर पानी में कितना ग्राम नमक होता है, तो 300 ग्राम नमक। क्या आप इतना नमक खा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही कड़वा लगता है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि यदि किसी आपको मान लो तैरना नहीं आता है तो आप इसमें डूबेंगे नहीं। आप जैसे ही पानी में जाएंगे तो आप तैरने लगेंगे और आराम से लेटकर आप न्यूज़पेपर पढ़िए, अपना नाश्ता करिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, आराम से अपने आप लेट जाएंगे आप, न्यूज़पेपर पढ़िए, इसमें डूब ही नहीं सकते क्योंकि इसका जो घनत्व बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नमकीन पानी होता है। ठीक है, और 1 लीटर में कितना, 300 ग्राम नमक। तो क्लास तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की। कितना होता है, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, और आप इसमें डूबेंगे नहीं। सबसे ज्यादा पानी इसका नमकीन होता है, मतलब सॉल्ट, बहुत ज्यादा नमक होता है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और आप देख सकते हैं पूरा पीडीएफ बनाने में काफी मेहनत लगी है। तो जितने लोग भी देख रहे हैं आज, प्लीज आप सभी लाइक कीजिए। ये ईवीएस में आपका पूरा कंप्लीट कर दिया है। थोड़ी बहुत चीजें बची हैं, 1-2 क्लास में, वो भी खत्म। उसके बाद से फिर से हम सीडीपी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है।